दिल से लाइव पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत। हम हर बात दिल से लेकर आते हैं और जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। तो आज हमारे साथ में है प्रधानाचार्य श्रीमती रेणु व्यास, जिनके जीवन पर हम प्रकाश डालेंगे किस प्रकार उन्होंने इस फील्ड को चुना प्रधानाचार्य के रूप में, और किस तरह आज इस क्षेत्र में आके एक शिक्षिका बनकर बच्चों के ऊपर बच्चों के विकास पर किस तरह कार्य कर रही हैं, और उन्होंने कैसे चुना और यहाँ तक का सफर कैसे तय करा। तो हम उनसे जानेंगे। तो मैम, जब आप इस फील्ड में आई, एक शिक्षिका के रूप में जब आपने शुरुआत करी, तो आपने कैसे करा? मैं बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर जब मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाना शुरू किया, उस समय मेरे गांव में कोई भी लड़की नहीं पढ़ती थी। और मेरे पापा जो है वो, उनका बहुत मेरे ऊपर आशीर्वाद है और उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं प्रतिदिन उनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने उस समय में भी मुझे सपने देखने सिखाए। और लड़कियां जब नहीं पढ़ती थी उस समय में उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और पढ़ाया। बिल्कुल मेरे घर में मेरा पालन पोषण मेरे भाई के बराबर हुआ। और पापा जो है वो व्याख्याता थे, तो वो हमेशा ये चाहते थे कि मेरी बेटी भी व्याख्याता बने। तो उन्होंने मुझे उस समय में बीएड करवाई। तो जब बीएड करवाई तो उस टाइम में बीएड बहुत टफ होते थे, तो पूरे गांव में से एकमात्र मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो ये मेरे घर में बहुत खुशी का माहौल था उस समय में। और मैंने यहाँ जोधपुर काबरा से ही बीएड करी। बीएड करने के बाद में जो है वो मैं लगातार पढ़ाई करती रही और फिर मैंने लॉ करा। पर पापा की इच्छा थी कि मैं जो है वो एजुकेशन फील्ड में जाऊं, और इसीलिए जो है वो फिर मैंने अपनी व्याख्याता का रिटन एग्जाम दिया था आरपीएससी का। उसमें मेरा फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ और मैं जो है वो व्याख्याता पद पर आसीन हो गई। और फिर लगातार जो है जब मैं बच्चों के संपर्क में आई, और जब मैंने सरकारी स्कूल के अंदर एज ए व्याख्याता ज्वाइन करा, तो मैं बच्चियों के संपर्क में सीधे आई थी, क्योंकि मेरी पहली पोस्टिंग गर्ल्स स्कूल में हुई थी। तो वहां मैंने देखा था बोरुंदा में कि बच्चियों की शिक्षा के प्रति इतनी जागरूकता नहीं है। तो मात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो है वो एक बच्ची और उसके बाद सिर्फ दो बच्ची, ये स्थिति वहां पर रही थी। फिर जागरूकता अभियान कंटिन्यू रहा। हम लोग बच्चियों के पेरेंट्स से मिलते रहे। वहां पर जब स्ट्रेंथ ठीक होने लगी, फिर मेरा जो है वो पीपार्ट से हो गया। Okay, तो मैं कौन से सन में हुआ था पेपर पे? पीपार्ट सन में 2009 में। ओके, 2009 में जब आपने ज्वाइनिंग करा, क्या उसके बाद में अगर देखा जाए तो सन 2009 की जनरेशन और आज अपन 2025 में, तो उनमें कितना यूं डिफरेंस है आज की जनरेशन में और अभी के टाइम में और उस टाइम की जनरेशन में? जनरेशन में तो बहुत अंतर है। 2009 और 2025 को जब हम कंपेयर करते हैं, तो दिन और रात का अंतर आ गया। उस समय हालांकि बच्चियों में जुड़ाव टीचर से उस समय भी होता था, अभी भी है, लेकिन इतनी उच्छृंखलता नहीं थी। जो वर्तमान में जितनी स्वच्छंदता और उच्छृंखलता आ गई है, वो नहीं थी। उस समय ये था कि हमारा इतना सीधा उनसे जुड़ाव करना आसान था, जुड़ाव हो जाता था। वो भावनात्मक स्तर पर जुड़ते थे। पर बच्चे, आज के बच्चे कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए। चाहे आप मोबाइल्स का कह दें, जनरेशन गैप होता ही है जनरली, तो इस कारण से अंतर उनमें बहुत ज्यादा है। अब हम बच्चों को बहुत ज्यादा, जैसे मटकी को बनाने के लिए अंदर हाथ रख के थपकी मारते हैं, ऐसे वैसे ही हमें बहुत ज्यादा मतलब थपकी रख रख करके उनको आगे बढ़ाना होता है, ताकि बच्चे का कहीं पर भी इमोशन हर्ट नहीं हो जाए। वरना मैं ये मानती हूँ कि 2009 तक इमोशन अगर हर्ट हो भी जाता था, तो भी बच्चियां बच्चे मुस्कुरा देते थे। पर अब ये स्थिति नहीं रही है। और आज की जो मानसिक प्रवृत्ति उस जमाने में, और जब आपने शिक्षिका के रूप में इस क्षेत्र में आपने चुनाव करा, जब आप उस समय जब बच्चों से मिलते थे, और आज के बच्चे जैसे आप देखते हैं कि कुछ बच्चे असफल होने के बाद में आत्महत्या का रास्ता चुन लेते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर।
मैंने अभी पहले ही बताया कि बच्चे बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। पहले बच्चे भावुक होते थे, लेकिन अब उनकी भावुकता, चारों तरफ का जो ऐसा परिवेश है या उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव रहता है, एजुकेशन का दबाव रहता है, पेरेंट्स का दबाव रहता है, स्कूल में भी दबाव रहता है, तो वो उस दबाव को इतना मतलब झेल नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता, और फिर वो एक आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। मैं आपको अभी जस्ट मेरे विद्यालय का एक एग्जाम्पल देती हूँ। 2 साल पहले जब मैं इस स्कूल में आई थी, हमारे पास एक गौतम करके लड़का है, और उसने मतलब वो स्कूल से काफी डिस्टर्ब हो रहा था। तो जब हमने उसको बुलाया और पूछा कि आप स्कूल रेगुलरली आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, कारण क्या है, तो उस बच्चे ने बड़ी सटीकता से बिना कुछ रुके तुरंत बोला कि मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल मैं मरूंगा। तो हमारे कान खड़े हो गए तुरंत कि क्या एक घटना कहीं हमारे विद्यालय में तो रूप नहीं लेने वाली है। उसकी अच्छी सी काउंसलिंग करी, समझाया, और उसका फिर मैंने ओपन बोर्ड से फॉर्म भरवाया, क्योंकि यहाँ रेगुलरिटी होती है। और फिर जब उससे बातचीत करी तो पता चला कि उसको कमाने के लिए भी निकलना होता है, घर की परिस्थितियां कुछ विपरीत है। फिर जब ओपन से फॉर्म भरवाया, तो ओपन से फॉर्म भरवा करके सर वो पिछले अभी 4-5 महीने पहले मिठाई का डिब्बा लेके आया, और वो गौतम जो इतना निराश था, और मेरे से बोला कि मैडम आपने उस दिन बोला था कि हमेशा हंसते रहो। उस दिन के बाद मैं सिर्फ मुस्कुराते ही हूँ। और हमने फिर उसका बीसीए में एडमिशन करवाया, और ऐसी जगह से करवाया जहाँ उसको कुछ छात्रवृत्ति मिल गई, कुछ हमने उसको फीस का सपोर्ट कर दिया, और आज वो बच्चा जो है बीसीए कर रहा है। बच्चों को भावनात्मक सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। हम केवल जो है वो पढ़ाई का ही बोझ नहीं है। मैं सरकारी विद्यालय में, हमारे यहाँ जो है बच्चे ज्यादा जो है वो धनी घरों से नहीं आते, ऐसे घरों से आते हैं जहाँ उनका सामाजिक परिवेश, उनके घर की स्थितियां बहुत विपरीत होती हैं, और फिर भी वो बच्चे पढ़ने के लिए ललायत, पढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ एक उंगली थामने की जरूरत है। हम उनकी एक उंगली थामते हैं और प्रयास करते हैं कि हम उसको आगे लेके जाएं, और हमें बहुत बार अच्छी सफलताएं मिली है और मिलती रहती है। जैसे ये गौतम वाला इंसिडेंट आपको बता रही, ये इंसिडेंट हुआ आपके साथ में, जैसा कि आप इतनी जानकार हैं, आपने उसका मन पढ़ लिया, और मन पढ़ने के बाद में आपने खुद के स्तर पे आपने उसके लिए काउंसलिंग कर ली। आज की जो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हो रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सब जगह सारी चीजें, मोबाइल है, आपके जमाने में मोबाइल भी नहीं था, लेकिन ये चीजें सारी हो रही हैं। तो ऐसी आप जैसी टीचर बनने के लिए कि हर स्कूल में ऐसा गौतम नहीं जो आत्महत्या के रास्ते पे जाने वाला, तो उसके लिए आप क्या सुझाव दें? बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट होना, गुरु और शिष्य का एक संबंध होता है। तो हम स्कूल में केवल, मैं ये मानती हूँ कि आप टीचर स्टूडेंट नहीं बने, आप गुरु और शिक्षक का संबंध रखें। प्रत्येक बच्चे के बारे में जब हम क्लास में जाते हैं या बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है, उस समय से हमें ही चाहिए कि हम बच्चे के केवल ये नहीं देखें कि हमारे सामने एक बच्चा है उसको कुछ नहीं आ रहा, हम ये देखें कि उसकी सारी परिस्थितियां चेक करें, उसके घर की क्या स्थिति है, उसके घर से लेकर के स्कूल तक आने में वो किन किन लोगों के संपर्क में आ रहा है, कितने लोगों से वो मिल रहा है, सब लोगों का उसके ऊपर एक क्या प्रभाव पड़ता है, हर चीज का असर पड़ता है। तो उस बच्चे के ऊपर इन इन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है, और विशेष ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि हमारा आसपास का परिवेश कैसा, परिवेश से अछूता बच्चा रह ही नहीं सकता। तो हम वहीं से ध्यान रखना शुरू करते हैं कि बच्चा एंटर हुआ है, अब वो हमारे हाथ में 6 घंटे तक, अब हमें उसको पूरी तरह से इतना अपना बनाना है कि बच्चा घर जाए तो भी ये सोचे कि मोबाइल नहीं, मुझे आज ये पढ़ाया गया था, आज मुझे पढ़ना। देखो सर, केवल किताबी शिक्षा के ऊपर जोर देना है तो बेवकूफी होती है। हमें यहाँ ये देखना है कि हम बच्चों से जुड़े तो उसके चरित्र का विकास हो, नैतिकता का विकास हो। तो ये जब विकास होगा तो किताबी शिक्षा स्वतः आ जाएगी। तो हम यही काम करते हैं कि हम उनके चरित्र को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। तो वहां से बच्चा हमारे पकड़ में आ जाता है कि घर में भी बच्चे के दिमाग में हम ही घूमते हैं कि आज हमें ये काम करने के लिए कहा था। हमने बच्चों को कहा कि आप पॉलीथीन फेंकेंगे नहीं, बोटल्स पकड़ाई हर क्लासरूम में, और कहा कि आप लोग जो इन बोटल्स में डालेंगे, आप सर मानेंगे कि जब बोतल भर गई तो बच्चा घर से खाली बोतल लेकर के आया और उसमें भी उसने चुन चुन करके डाली। तब मुझे लगा कि हम बच्चों के घर में भी हम ही इनके दिमाग में है,
तो हम जब इस स्तर पर पहुंचते हैं कि घर में भी बच्चे के मम्मी पापा के अतिरिक्त, भाई बहन के अतिरिक्त, जो उनके टीचर्स हैं, जिनको मैं गुरुजन मानूं, वो उसके मस्तिष्क में रहे, तो आत्मघाती कदम बच्चा नहीं उठाओ। क्योंकि आज बच्चों को सुनने की आवश्यकता, बच्चा चाहता है कि पहले मुझे सुनो। आज ये जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन ही नहीं, पता नहीं, ये तो बहुत हाईटेक जनरेशन है। यहाँ पैदा होता बच्चा मोबाइल चला, वो हमसे कई गुना ज्यादा तेज है। और एक बात बताना चाहूंगी सर, मैं ये हमेशा महसूस करती हूँ कि ये जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत भावुक है और बहुत ज्यादा समझदार। समझदारी में कोई कमी नहीं है। कभी कभी मैं अपनी बुद्धि का लेवल और उन बच्चों की बुद्धि का लेवल देखती हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि बच्चों में कितनी गहराई है। बस उनको समझने की जरूरत है। अगर आपने उनको समय पर समझ लिया और थोड़ा सा इधर उधर होते ही, मतलब रेल पे चढ़ा दिया डिब्बे को, तो बच्चा फिर कहीं नहीं जाता है। वो निश्चित रूप से सीधा अपने उसी प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगा, माने अपना गंतव्य स्थल प्राप्त कर लेगा। तो एक जमाने में जैसा कि रूढ़िवादी सोच चलती थी, आप भी समझते हैं, घूंघट प्रथा थी और महिलाओं को उस अत्याचार के क्षेत्र से, चीजों से जोड़ा जाता था कि महिलाओं पर अत्याचार हो उस समय में। और उस समय की महिलाओं में और आज की 2025 की महिलाओं में कितना फर्क है, और किस तरह वो डिजिटल हो रही हैं, और ये जो जितनी भी प्रथाएं हैं वो उनसे जुड़ी हुई हैं आज भी, या कैसे वो खुद को रिप्रेजेंट करती हैं? सर मैं जिस फैमिली में हूँ, तो दोनों ही चीजों का एग्जाम्पल हूँ। मेरी मदर इन लॉ जॉब करते थे, और जब मैं उनके घर में आई तो वो जॉब कर रहे थे और मैं जॉब की तैयारी में थी। तो उनमें और मेरे में, और मैं अब सोचती हूँ कि आगे आने वाली जो जनरेशन कहूँगा, सीढ़ी दर सीढ़ी का अंतर है, स्टेप है। लेकिन जब वापस, अब मैं बीच के स्थान पे खड़ी हूँ। एक तरफ मैं वापस मेरी मदर इन लॉ को देखूं, और एक तरफ जब मैं सोचूं कि आगे हो सकता है मेरे घर में भी कोई मेहमान आए, तब मुझे लगता है कि कहीं कहीं पर वो अपनी जगह पे बहुत सही थे, गलत नहीं थे। हम जबरदस्ती मान लेते कि चलो, उस समय लगता है कि वो रूढ़िवादी थे, लेकिन वो हमारी परंपराओं का निर्वहन करने के अंदर अपना एक योगदान ही निभा रहे थे। तो मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा रूढ़ियां इतनी नहीं देखी, क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली से आई, पीयर भी बहुत अच्छी फैमिली में रहा, और ससुराल भी मुझे अच्छा मिला। तो मुझे कहीं पर भी ये रूढ़िवादिता से सामना नहीं करना पड़ा। मैंने ससुराल में रहकर के लॉ करा, मैंने आरजेएस की प्रिपरेशन करी, मैंने आरएस की प्रिपरेशन करी है, और इवन ऐसी जॉइंट फैमिली में रहते हुए मैंने आरजेएस निकाला है। और आगे मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, वो सेकंड मैटर हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना मुझे वहां पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता हुआ। तो रही बात ये अपने डिजिटलाइजेशन की, तो समय के साथ साथ टेक्नो फ्रेंड तो हम हो रहे हैं, होना भी चाहिए। और मैं भी अपने आप को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ महसूस करती हूँ। तो ये जो 2025 की जो अपनी युवा पीढ़ी है, वो तो मुझे लग रहा है कि हमें उनकी गरज करनी पड़ती है कभी कभी अभी भी, कि भाई थोड़ी मदद कर दो, हमें ये चीज नहीं आ रही है। तो क्या है, अभी दोनों तरफ हमारे पास अनुभव है और उनके पास में जो है वो ये टेक्नोलॉजी है। तो दोनों का जब समायोजन होता है, समन्वय होता है, तो कुछ अलग ही चीज निखर के आती है। आज के इस युग में माता पिताओं के लिए कोई संदेश बच्चों के लिए? बच्चों को अकेला मत छोड़ो, बच्चों के मित्र बने, लेकिन मित्र के साथ साथ में पेरेंट्स का रोल भी प्ले करें। मतलब उसको ये नहीं कहे कि मैं तेरा मित्र हूँ, मित्र भी हूँ, माता भी हूँ, पिता भी हूँ। केवल मित्र बनाने से कुछ अलग चीज आ जाएगी, स्वच्छंदता आ जाएगी, और केवल माता पिता बनने से जो है वो थोड़ा अंकुश ज्यादा हो जाता है। तो बीच का रास्ता ऐसे अपनाए कि बच्चे को लगे कि नहीं, पापा मम्मी मेरे फ्रेंड भी है और मेरे पापा मम्मी भी है। उनको समय दे, और जो वो चीजें मोबाइल में देख करके सीखना चाह रहे, हम सोचते हैं कि उसको कार्टून के माध्यम से हमें सिखा दे। नहीं, हम वापस कोशिश करें कि जब हमें मौका मिलता है हम उसको पास बिठा करके कहानियां खुद कहें, अपने जीवन के, अपने दादा नाना के अनुभव खुद बताएं उनको, उनको वापस से उन पुरानी पीढ़ियों से जोड़ने का प्रयास करें। और घर में अध्यात्म का माहौल जरूर रखें। अपनी संस्कृति से परिचय नित्य नवीनता से करवाएं। हर चीज को जो शायद हम छोड़ चुके, उसको वापस अपने घर में जरूर स्थापित करें, और बच्चे को उससे कनेक्ट कराएं, ताकि वो वापस जो है नींवों से जुड़ा है।
जड़ें उसकी इसी जमीन पर है। जैसा कि आप प्लास्टिक के विरुद्ध हैं, तो आपने अपने स्कूल में जैसे ग्रीन गैलरी बना रखी है। ये मेरा एक सपना था कि हम बिल्कुल जो है वो अ, हरे भरे वातावरण के अंदर गुरुकुल पद्धति से हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करें। तो हमने जैसे पिछले साल हमारी सरकार ने एक पौधा माँ के नाम से जब शुरू करा प्रोग्राम, तो उसने जो है वो हमारे पंख लगा दिए और हमने उसको केवल टारगेट नहीं माना और उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करना शुरू करा। जैसे ही हमने हाथ बढ़ाए, हमारी टीम बन गई और टीम बनते ही जो है वो हमने देखते देखते 800-900 पौधे यहाँ पर लगा दिए। और अभी गर्मी की छुट्टियों के अंदर भी अभी तक में एक भी पौधे को हमने जाने नहीं दिया है। एक भी ऐसा नहीं रहा है कि कोई जल गया हो। और हम लोग लगातार, छुट्टियां चल रही है उसके बावजूद भी मेरी टीम रहती है स्कूल में, सब समय देते हैं और अभी भी हमारा हरा भरा सारा परिवेश चालू है। और बच्चे जो है बकायदा घर अपने अपने पौधे उन्होंने घर पे लगाए। आप अभी थोड़ा सा उधर चल के देखेंगे तो मटकियां जो होती है अपने घर में, उनको उन्होंने फोड़ करके नीचे कलर करके अपना नाम लिख करके और उसमें पौधे लगा लगा करके बच्चों ने स्कूल में गिफ्ट करा है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट रहा है। और शाम को जब यहाँ हमारे गेम्स चलते हैं तो वो बच्चे भी पौधों को पानी पिलाने के लिए सहयोगी रहते हैं। और जब हमने प्लास्टिक मुक्त के लिए बच्चों को मोटिवेट करा कि अपने स्कूल में एक भी पॉलीथीन नहीं रहनी चाहिए, तो बच्चे बहुत सहयोगी बने। स्कूल में एंटर होते ही अगर आप कहीं पर भी छोटा सा टॉफी का छिलका भी दिखेगा, बच्चा तुरंत प्रभाव से उसको डस्टबिन में पहुंचाता है। ये मेरे लिए मतलब अब आम बात हो गई और हर बच्चा उसमें वो शर्म शंका कुछ नहीं करता है कि मैं क्यों उठाऊं, ये किसी और का है, ऐसी कोई भावना नहीं है। बच्चे बड़े आराम से करते हैं। और हमने फिर प्रेयर में उनको समझाया कि अपन पॉलिथीन मुक्त अगर विद्यालय को बनाना है तो क्यों नहीं, अगर एक बच्चा 5 कपड़े की थैली बना करके लाएगा। तो हमने एक ही बार मैंने ऐसा अनाउंस करा था और मैं खुद आश्चर्य करती हूँ कि जब सेकंड क्लास के बच्चे से लेकर 12th क्लास के बच्चे तक ने जब मुझे 5-5 थैलियां सेकंड डे ही दे दी। फिर हमने एक रैली निकाली यहाँ पर और सारे इस मार्केट में हमने वो थैलियां मतलब वितरित करी। तो वितरित करी और उसी दिन मैं अपना इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जो है वो कुछ सामान लेने के लिए बीच में रुकी और जैसे ही तो जो सब्जी वाली थी उन्होंने मेरे से कहा कि मैडम थैली कहाँ है आपके पास। तो मैंने कहा पॉलीथीन नहीं दे रहे आप। तो बोले नहीं नहीं, आज हमें स्कूल वालों ने जो है कहा है कि थैलियां नहीं लेनी, थैलियों में पॉलीथीन की थैली में सामान नहीं देना है, थैलियों में देना है, कपड़े की थैली में। तो मुझे उस समय लगा कि हमारी रैली सक्सेस गई। तो इसके लिए यह है कि सबसे पहले अगर अपने को सुधार लाना ही है तो बिल्कुल सही है, हमें विद्यालय से शुरुआत करना बहुत बेटर रहता है। इन बाल मन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और आज बच्चे पॉलीथीन की थैली में लंच बॉक्स लेकर के नहीं आते हैं, कपड़े की थैली में। आप सडन कभी आए आप देखेंगे कि उनके पास कपड़े की थैली में रहती है। तो ये मेरी सारी टीम और ये उन बच्चों को धन्यवाद है जो मेरे इस मिशन में हमारे साथ चले। अभी एक नई समस्या उत्पन्न हुई, जैसे आज के बच्चे, युवा पीढ़ी नशे में जकड़े जाए, तो उसके लिए आपकी क्या भावना है? सर मैं मानती हूँ आपकी बात। नशा जो है युवा पीढ़ी को बिल्कुल खत्म कर रहा है। हमारे विद्यालय में ऐसे बहुत सारे केसेस हो गए, उसके पीछे बहुत से कारण रहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये अपील करती हूँ कि कोई भी दुकानदार किसी बच्चे को कभी भी ऐसी सामग्री नहीं दो, वो अपना छोटा सा स्वार्थ, छोटी सी कमाई को त्यागे। और अगर देता है तो बकायदा, जैसे मैंने यहाँ कह रखा है कि हमारे यूनिट, तो इससे जो है क्या हो गया कि ये बच्चे जो है वो आसपास के एरिया से तो कुछ अब ला नहीं सकते हैं, लेकिन हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष देखते हैं हम लोग। बच्चे रात 7th क्लास का बच्चा, उसकी मदर ने बताया कि रात को 1 बजे ये ऊपर छत पे जाता। जब हमने बड़े प्यार से पूछा उससे तो उसने हमें वो दुकान भी बताई कि उसने कहाँ से खरीदा और बताया कि वो 1 बजे ऊपर इसलिए जाता है कि उसको सिगरेट भी नहीं होती। 7th का बच्चा बहुत छोटा होता है, मेरी कल्पना से इतर थी वो। फिर हमने उसको बहुत अच्छा सा समझाया और उसको गेम्स में डाल दिया। मैंने इवन ऐसे बच्चे जो हुक्का पी रहे थे, इवन ये अपने भांग, एक बच्चा, उस ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। प्रेयर में आया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पत्थर की जैसी आंखें हो रखी उसकी और वो सुन रहा है, खड़ा है।
और मैं उसको डांट रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो वो कोई बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा है। फिर उसके किसी दोस्त ने, जो साथी था, उसने बताया कि मैडम अभी इसके तो ये खाई हुई है। तो कुछ चीजें हम भी ऐसे देखे हुए नहीं है, तो पहली बार ही देखती हूँ मैं भी। तो पता चला कि वो भांग खा रख के आया है। फिर घंटे भर बाद जब उसको थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर उसके पेरेंट्स को बुला करके पूछा, तो पता चला कि ये गोली खाता है, इसी कारण से रोटी भी, खाना भी ज्यादा खा रहा है उन दोनों में। फिर उसके पेरेंट्स को बुला करके और हमने उसको हैंड ओवर। हमने क्या कर रखा है इसके लिए कि इधर अपने जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है, इसको हमने अपनी स्कूल को गोद दे दिया। तो वहां से दो जो है डॉक्टर्स आते हैं हमारे यहाँ। वो महीने में 2 बार आते हैं, माने 15 दिन के, हर 15 दिन पर। हमने उन बच्चों की लिस्ट उनको दे दी कि जब वो उनको चेक करते हैं, क्योंकि हर बच्चे का हमारे यहाँ पर हेल्थ चेकअप होता है, उनके नाम उनको पकड़ा दी और मैंने कहा आप काउंसलिंग करेंगे। और फिर जो है वो उनको ऐसे कुछ कि भाई ये दवाई लेने से तुम्हारा नशा छूट जाएगा। हालांकि उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ। और मुझे ध्यान है सर कि मेरा एक बच्चा जो बहुत ज्यादा नशेड़ी था, उसने सर छोड़ दिया नशा। आज काफी बच्चे मेरे स्कूल के तो अब नशे की गिरफ्त में नहीं है। हमने मैं नाम नहीं ले सकती उन बच्चों के, लेकिन बिना नाम लिए, बिना, कुछ बच्चे बताते हैं कि घर पे मत कहना, पापा को मत बताना, वो तो हम उनकी गोपनीयता को रखते हैं ताकि उनकी जो एक घर पे जो इमेज है वो खराब नहीं हो। हाँ, हम घर से बुला करके ये जरूर कहते हैं कि आप बच्चों को पैसे नहीं दो, आप बच्चों की संगत पे ध्यान रखें। कुछ हिंट उनको देते हैं हम, लेकिन बाकी का हम लोग खुद ही यहाँ पर संभालते हैं। और उन दो डॉक्टर्स के साथ मिलकर के हमने कम से कम 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गहरे डूबे हुए थे नशे के अंदर। इवन सिरिंज जो ले रहे थे, हमने उनको भी उससे बाहर सफलतापूर्वक निकाला। और आज वो बच्चे अभी 12th में पास भी हुए हैं कुछ, और कुछ अभी मेरे पास पढ़ेंगे भी, और कुछ पढ़ करके निकल भी गए हैं। और वो बहुत अच्छे से खुशी खुशी पढ़ रहे हैं, मजे से, आराम से। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमने इतना काम किया। हम इसमें समाज से सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि हम अपने छोटे स्वार्थों से आगे बढ़े। और क्योंकि ये हमारा भविष्य है, ये पीढ़ी हमारा भविष्य है। और अगर हमने इसको नष्ट कर दिया तो कुछ नहीं बचेगा। हॉस्टल से इधर कुछ बच्चा हॉस्टल से निकलता था, बीच में थड़ी पे रुकता था, फिर वापस चला गया। बच्चा 1 महीने नहीं आया। 80% 10th में मार्क्स लाने वाला बच्चा 11th के अंदर बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंचा है। बड़ा सोचनीय प्रश्न होता है कि वो गांव से आया, पापा ने उसको हॉस्टल में रखा कि बच्चा मेरा पढ़ेगा, और वहां उसके सपने जो है वो आसपास के कुछ लोग इस प्रकार से गलत संगत में और टूटने शुरू हो जाते हैं। फिर हमने उसको एक बार तो नशे से निकाला, फिर उसके पेरेंट्स को बुला करके उनको समझा करके कि पढ़ा गांव में भी जा सकता है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाना पड़े, कहीं पर भी पढ़ा जा सकता। मैं गाँव में पढ़ी हूँ, मैंने मेरी बच्ची को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया। तो ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बिल्डिंग्स, ऊंची बिल्डिंग्स हो या बहुत ज्यादा सुविधाएं हो वहीं पर ही आप पढ़ाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं। तो हमने यही सोच करके फिर पेरेंट्स को वापस से उस बच्चे को सौंप दिया। अब ये कैसे मैनेज होता होगा आपका? ज्यादा से ज्यादा आप स्कूल में टाइम देते हैं, जबकि देखा जाए एक टाइम पीरियड के बाद में, जैसे पूरे दिन में शायद 6 बजे स्कूल क्लोज हो जाता है मॉर्निंग से, लेकिन फिर भी आप ओवर टाइम करके स्कूल से निकलते हो, फिर घर भी मैनेज करते हो। तो ये कैसे हो पाता है एक गृहिणी के रूप में और एक प्रधानाचार्य शिक्षिका के रूप में? सर, जब हमारे पीएम मोदी जी जो है वो 24 आवर्स नहीं 26 आवर्स काम कर सकते हैं, तो फिर हम तो बहुत छोटे से उनके जो है कर्मचारी हैं। और अगर इंसान चाहता है तो बहुत कुछ कर सकता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मैनेज सब हो जाता है। ये तो मैं नहीं कहूंगी कि मैनेज नहीं होता है, बहुत आसानी से मैनेज होता है। थोड़ा सा देखो, ये इसकी वजह से, इस स्थान की वजह से, इस मेरी जॉब की वजह से, जो बड़ा नोबल जॉब है, इसकी वजह से मेरा घर चलता है। तो मैं अगर इसके प्रति पूरी तरह से निष्ठा से कार्य नहीं करती हूँ तो ये बेईमानी होगी। इसलिए आप जहां पर भी काम करें, अगर मेरा, जब आपका कोई प्राइवेट काम होता है तो प्राइवेट काम में हम रात तक काम करते हैं कि अरे हमें एक्स्ट्रा कमाना है। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि जब हम वहां इतनी निष्ठा रख सकते हैं, तो क्यों नहीं मैं मेरे इस जगह पर, जहां मुझे वर्तमान में कार्यभार सौंपा हुआ है और जो मेरा जॉब चार्ट है और जो मुझे इन बच्चों की सेवा करने का इतना बढ़िया अवसर मिला, मुझे कहीं दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास सबसे बड़ा स्थान है जहां मैं निश्चल भाव से, बिना किसी लाग लपेट के, निस्वार्थ भाव से इन बच्चों के लिए आराम से काम कर सकती हूँ। तो मुझे जितना
और ये अवसर मिला है तो मैं सोचती हूँ कि बहती गंगा में हाथ धोते रहने चाहिए। और ये मुझे मेरे परमात्मा का मुझे सौभाग्य है कि मुझे ऐसा स्थान मिला। और अब मैं सोचती हूँ कि जब मेरा जुडिशरी में नहीं हुआ तो मैं नर्वस हुई थी। मैं बच्चों को ये मेरी कहानी हमेशा बताती हूँ कि देखो तुम लोग बड़े आराम से कहते हो अरे हमें ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए ईश्वर ने कुछ अच्छा नियत करा हुआ है। तो अगर कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो चिंता का विषय नहीं है, हमारे लिए ईश्वर ने कुछ और अच्छा सोचा हुआ है, जहाँ हो सकता है कि हमारा जुड़ाव बहुत से लोगों से होना हो और बहुत से बच्चों से जो है हम मिले और उनके भविष्य का निर्माण करने वाले। मेरे पिताजी खुद व्याख्याता रहे तो मैं देखती हूँ कि आज भी पापा से जब उनकी पढ़ाई हुए बच्चे मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं, और हमेशा मुझे कहीं मिलते हैं तो मुझे मेरे पिताजी की वजह से सम्मान मिलता है कि अरे आप उनकी बेटी है, वो हमारे गुरु रहे। तो मैं मेरे पिताजी का अनुसरण करने का प्रयास कर रही हूँ मात्र, हालांकि मैं उनका पूरा अनुसरण अभी भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन एक छोटा सा मेरा प्रयास। कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी जिंदगी में, चाहे वो स्कूल के बच्चे से रिलेटेड हो या निजी जिंदगी में, जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया हो और आपको लगा हो कि अब ये इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा? सर मैं जब मेरी पोस्टिंग यहाँ नहीं थी, दूसरी जगह थी, बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, तो एक बच्ची जो है वो होम साइंस का पेपर था, मैं बाकी कुछ ना स्कूल का नाम आउट नहीं करूंगी, होम साइंस का पेपर था, बच्ची ने पेपर देना छोड़ दिया और वो रोने लगी। तो इन्विजिलेटर मेरे पास आया, बोले कि मैडम बच्ची काम नहीं कर रही है और पूरा पेपर उसका खाली पड़ा है, कॉपी बिल्कुल खाली पड़ी है। सर उस समय मैंने बच्ची को अपने पास बुलाया, पानी वानी पिलाया उसको, बिस्किट दिए, मतलब कि हो सकता है उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, तबीयत खराब हो। फिर जब बड़े प्यार से जब उसको मैंने कुछ पूछा तो मैं बड़ी शॉक्ड हो गई कि बच्ची ने मुझे जो बताया कि घर में उसके साथ क्या हो रहा है, और वो उसने मुझे इतना सटीक बोला कि मैं आज घर नहीं जाऊँ। तो ये सुनकर के मैं उस समय बहुत परेशान हूँ। फिर हमने उससे बहुत अच्छे से मिनट, अभी तो पहले पेपर थे, फिर मैं उसके घर तक गई थी, उसकी मदर से मिली, हमने उसको थोड़ा संभाला, जो भी उसके साथ ऐसी घटनाएं जो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा उसकी मदर को भी समझा करके माहौल को सही करा। मैं 2-3 दिन तक परेशान रही थी कि ऐसा तो नहीं कि वो बच्ची दुनिया से चली जाए, लेकिन सर मुझे बहुत खुशी है कि आज वो बच्ची जो है वो कारीगरी वाला काम करती है और ओढ़ने वगैरह बनाती है, वो सब कुछ है। अगर उस समय मतलब मैंने कभी लड़कियां कितनी इमोशनल होती है, तो अगर उस समय ये अगर नहीं संभाला होता तो शायद हम दूसरे दिन अखबार में पढ़ते कि एक लड़की ने सुसाइड किया। सर ये है कि हम किसी को सुने, जरूर सुने बिना हम कभी सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं नौकरी करती हूँ, मैं मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि मैं मेरे बच्चों को सुनूं। मैं सबको ये कहती हूँ आप सुनो, एक बार चाहे बच्चे ने गलत काम कर दिया है लेकिन फिर भी उसको सुनो, परसेंटेज कम आ गया लेकिन फिर भी उसको सुनो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार वो अकेला तो नहीं है, जिम्मेदार हम सब हैं। विद्यालय का शिक्षक जिम्मेदार है, पढ़ाने वाला जिम्मेदार है, उसके माता पिता जिम्मेदार है, उसके आसपास का परिवेश जिम्मेदार। कहीं पर भी अकेला व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं है। मेरे पास सर यहाँ इसमें बाल संरक्षण आयोग में जो बच्चे हैं वो भी अपने स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए। आप उनके जब मैं किस्से सुनती हूँ तब भी मैं बड़ी शौक हो जाती हूँ कि ये बच्चे, इनका क्या कसूर है, ये इतने बेकसूर हैं लेकिन फिर भी ये आज इसमें रह रहे हैं, और हमारा दायित्व बनता है कि हम इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखें ताकि ये अपराध की दुनिया में नहीं जाए। तो ये सब चीजें से जब देखते हैं तब बड़ी विचलित हो जाते हैं अपन की ऐसा क्यों हो रहा है, इसको संभाला जा सकता है। बस ये कि थोड़ा सा देखो, मस्तिष्क और हृदय दोनों का जो है वो संगम होना आवश्यक है। अगर आप केवल जो है वो दिल से काम करेंगे तो भी गलत है, और केवल आप मस्तिष्क से चलेंगे तो भी गलत है। दोनों का जब संयोजन करके चलते हैं तो हर निर्णय और हर कार्य बहुत सफलतापूर्वक हो जाता है। कि बाल संरक्षण वाले अपराधी बच्चे आते हैं, तो वो उसमें किस तरीके के ऐसे बच्चे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा की मतलब उनकी मनोप्रवृत्ति कैसी लगती है? उनका यह है कि बच्चा जो है 10-12 साल का बच्चा है, अब वो साथी ने कह दिया कि चल भाग जाते हैं, भाग गए। स्कूल में आया था एक बच्चा, आता था, दूसरे बच्चे ने कह दिया कि चल भाग जाते, तो उसने दीवार फांद दी। उधर पहले हमारा गेट बना हुआ नहीं था, उस गेट से वो बच्चा भाग गया, फिर उसको पकड़ लिया गया। तो क्या है कि उनको आप बस ये कि साथ दो। अभी एक जगदीश करके बच्चा आता है, सूरज आता है, तो जगदीश को हमने जब अच्छे से डेली उससे बातचीत करते हैं, तीसरी चौथी में आया वो बच्चा, तो उसने जब हमारे विद्यालय में कैसे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं,
तो उस दिन उसने एक नई ड्रेस पहनी, मेरे से बोला मैडम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट। तो हमने उसका भी बर्थडे सेलिब्रेट करा, ट्रॉफी दी, उसको कुछ गिफ्ट दिए। तो फिर उसने मुझे बताया कि ना, अपनी पूरी बात बताई कि मुझे आज मम्मी की याद आती है। उस क्या, कुछ बच्चे तो यहाँ पर इसलिए है कि उनके पेरेंट्स जो है वो अपराधी है, जेल वगैरह में है, उस जगह पे है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों को यहाँ पर ऐसा वातावरण मिले मेरे यहाँ पर कि वो उस दुनिया को भूल जाए। हम उनकी हर प्रकार से मदद भी करते हैं, और उनको जो उनके दिमाग में है कि किससे जैसे नफरत करना है, मुझे उससे बहुत चिढ़ लगती है, मैं उसको, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे गुस्सा आता है, तो उनको गुस्सा आता है। फिर हमने देखा कि एक बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो मैंने उसको ड्राइंग करवानी शुरू की। एक बच्चा देखते देखते अभी वो लिख लेता है, तो उसने आरती लिख करके मुझे बकायदा गिफ्ट दी कि मैडम मैंने ये आरती लिखी है। एक बच्चे ने देखी सर, उस तरफ मैंने वो महाकाल की वो ड्राइंग लगा रखी है उस तरफ, तो ये उस बच्चे ने मुझे गिफ्ट करी। तो ऐसे बच्चे आते। एक बच्चा जो हमारे किशोर संरक्षण से आया था, वो पोक्सो में बंद था। ओह, तो उसकी जब हमने स्थिति देखी, बच्चा पढ़ने में अच्छा था, हमने उसको समय समय पर, तो गलती हुई या नहीं हुई ये तो मैं नहीं जानती, ये तो कोर्ट का मैटर हो जाता है। हमारा तो ये था कि हमारे सामने जब बच्चा आया, तो हम उसको ऐसे बच्चा उसको ट्रीट करें, और ये नहीं सोचे कि बच्चा किस कारण से कहाँ पर है। हमारा तो यह है कि जैसे आपने यहाँ प्रवेश किया, अब आप हमारे हैं, और हम आपकी उंगलियां पकड़ चुके हैं, तब तक हमें रखेंगे जब तक आप हमारे पास में हैं।